इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट, लेट आई इज इक्वल टू 1 एंड वी नो p जो है इट विल गो फ्रॉम 1 to 4. So let us start with q1, which would be equal to minus of v1, इसको हम बाहर ही रख देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं vy of 1 2, क्योंकि i हम 1 ले रहे हैं। सिंस हम i 1 ले रहे हैं, हमने ये बोल दिया कि p इज नॉट इक्वल टू i, तो हम p जो है वो इस केस में 1 नहीं लेंगे। तो हम शुरू करेंगे p को 2 से। देन इट वुड बी v2 cos of del 1 minus del 2। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म वुड बी v13 cos of del 1 minus del 3। third term would be y14 v4 cos of del 1 minus del 4 plus v1 square into y11। अब इस इक्वेशन को हम अपनी मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। लेट अस कंपेयर दिस विद दैट इक्वेशन। दिस इज योर vi, एंड सिंस vi इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1, तो i की जगह मैंने 1 लिख दिया। दिस इज योर vy p। ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम अब कंपेयर करें। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन जो हमने एलैबोरेट की थी और ये जो हमारे पास Q की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए y i p, i की जगह हमने 1 लिखा बिकॉज हम पहली आइट्रेशन कर रहे हैं और I will start from 1। हमने ये बोला कि p goes from 1 to 4, तो हमने ये बात भी बोली कि p is not equal to i। और सिंस p is not equal to i, तो जहां पर हमने i1 लेना है वहां p1 नहीं लेंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया yi2। उसके बाद क्या है यहाँ vp, तो ये हमारा है vp। फाइन, अब हम एंगल की बात करें। cos, now this is delta i, this is delta i since I is 1, and this is delta p, this is your delta p। since you cannot take I and p both equal to 1, तो that is why हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो था ये हमारा समीशन है जहाँ पर I ने 1 से n तक जाना है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसको एक्सपैंड करने के बाद ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको फिर से एक्सपैंड करने के बाद सी, यहाँ पर हमने लिया p इज इक्वल टू 2। यहाँ पर देखिए p जो है वो हमने 3 ले लिया है, और यहाँ पर देखिए p जो है हमने 4 ले लिया है। तो इसमें आप जो है वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जहाँ पर भी वोल्टेजेस हैं वहाँ आपको पता है आपको 1 पुट करना है। आपको ये एडमिटेंसेस की वैल्यू आपकी वाई बस मैट्रिक्स से मिलेगी। फाइन, ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स आप कैलकुलेट कर चुके हो पहले, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। इसी तरह से आप अपने Q1 को एक्सपैंड किया, बिल्कुल वैसे ही आप Q2 को भी एक्सपैंड करोगे, तो वहां पर वही होगा। जो Q2 है उसके लिए अगेन I वुड बी 2 और P फिर से 1 से लेकर 4 तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ V1 को हम बाहर रख देते हैं और ब्रैकेट में हम लिखेंगे y, और फिर से आपको वही चीज का ध्यान रखना है कि p शुड नॉट बी इक्वल टू i। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आप इस इक्वेशन को फॉर i इज इक्वल टू 2 एक्सपैंड करोगे, फिर बिल्कुल ऐसे ही आप इस इक्वेशन को फॉर i इज इक्वल टू 3 एक्सपैंड करोगे, और फॉर i इज इक्वल टू 4 के लिए आप इस इक्वेशन को एक्सपैंड करोगे। ये इक्वेशन को आप कंसिडर कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए इस इक्वेशन को।
उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन अभी मैंने आपको एक्सपैंड करके बताई, इक्वेशन को एक्सपैंड किया और हमें Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यूज मिली। बट हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमको एक्टिव पावर जनरेशन जो है वो कैलकुलेट करना था। तो हमको पता है, वी विल राइट नाउ द एक्टिव पावर जनरेशन इज, सो आपको QGI1, QG2, QG3 और QG4 को कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या किया, ये वाली वैल्यूज हमारे पास दे वर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बस नंबर 1 के पास जाते हैं, तो ये आपकी बस नंबर 1 का जो था वैल्यूज थी, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ। SL1 वॉज इक्वल टू 1.5 प्लस J टाइम्स 1, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये तो P था, बट हम इसके साथ कंसर्न है, Q के साथ, ठीक है। दिस वॉज योर QL1। तो हमको पता है QG1 प्लस QL1 इज इक्वल टू Q। अब सिंस हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी इट्स माइनस ओवर हेयर, अब सिंस हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे QG1 इज इक्वल टू Q1 प्लस QL1। तो Q1 अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, ये रही आपकी Q1 की वैल्यू, यहाँ पर वो लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे 1 जो आपके पास गिवन है, ठीक है। सिमिलरली आप QG2 कैलकुलेट कर लीजिए, QG3 कैलकुलेट कर लीजिए और QG4 कैलकुलेट कर लीजिए। तो इससे पहले आपको न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले इस फिगर को बहुत अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी बस पे जो है कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन कौन सी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल आज आप सॉल्व करेंगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने लोड फ्लो इक्वेशंस में हमने P और Q की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास 2 लोड फ्लो इक्वेशंस हैं, इसके बेसिस पर हम आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने वाले हैं। लोड फ्लो इक्वेशंस के टाइम हमको कुछ और भी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उन कंस्ट्रेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हमने ओबे करना ही होता है। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है कि जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है एट वेरियस बसेस दैट मस्ट बी विद इन लिमिट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वोल्टेज मैग्नीट्यूड मस्ट बी विद इन लिमिट्स। Number 2, the active and reactive power at all the buses must be within the maximum and minimum limits. Active power and reactive power must be within maximum and minimum limits. Number 3rd is total generation must be equal to load plus losses. And then number 4 is the stability consideration. The stability consideration that says the maximum value of your angle, it should remain between the
मैक्सिमम एंड द मिनिमम लिमिट्स। तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम लोड फ्लो स्टडीज को पढ़ते हैं। तो इन सारे जो इक्वेशंस हैं हम इनको सॉल्व करते हैं यूजिंग वेरियस मेथड्स, और दो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेथड्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर न्यूटन-रैप्सन मेथड and another is your Gauss-Seidel method. तो ये 2 मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन इजीली सॉल्विंग द लोड फ्लो इक्वेशंस। तो इनको हमने जो है वो डिटेल्स में पढ़ना है। तो अभी के लिए आप लोड फ्लो इक्वेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाया उसको फिर से सॉल्व कीजिए, और जो आपके टी शीट में और जो आपके असाइनमेंट में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कीजिए, और फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे।